यही टमाटर 8 से 10 रुपए किलो किसान से खरीद लिया गया और उसकी जमाखोरी की गई, जबकि जमाखोरी का कानून है जो कि 3 काले कानून में सरकार उसको खत्म करना चाहती थी। किसान को अपना सामान 2 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है, पर जो कंज्यूमर है, आम आदमी है, मध्यम वर्ग है, उस तक जो वो सामान पहुंचता है वो इतना महंगा होकर पहुंचता है कि वो खरीद पाना ही मुश्किल हो जाता है। सरकार कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्रों के साथ मिलके इस महंगाई को जनता के ऊपर लादने का काम कर रही है। 2024 का चुनाव करीब है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करना है वोट का। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर है चुनाव को मैनेज करने में। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस हिसाब से यूसीसी को लेकर पूरे देश में खलबली मची हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन आपके देखने में क्या लग रहा है, देश की जनता की ये हित में है या वास्तव में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं वो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पिच तैयार करती है, उस पर बिना पढ़े लिखे आदमी खेलना शुरू कर देता है। यूसीसी का कोई ड्राफ्ट है क्या? जब यूसीसी का ड्राफ्ट ही नहीं है तो हम विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? विरोध और या पक्ष में तो उसके तब हम आएंगे जब हमें उसका ड्राफ्ट पता चलेगा कि सरकार करना क्या चाह रही है। अब सरकार ने एक शगुफा छोड़ दिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करना है वोट का, और वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का निरंतर काम करते चले आए, वही दोबारा कर रहे हैं। वो बिना ड्राफ्ट के मैं किस चीज़ का विरोध और किस चीज़ के पक्ष में बात करूँ? महंगाई को देखा जाए तो सर आज बाजार में सब्जियां महंगी हैं, बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाले सामान हैं उसकी भी महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसको लेकर के विपक्ष लगातार, चाहे प्रदेश हो या केंद्र हो, सरकार के को बैकफुट पे लाने के लिए लगातार विरोध कर रहा है। क्या लग रहा है, ये महंगाई कैसे कंट्रोल में लाई जा सकती है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, आज़ाद भारत के 75 साल बाद आज ये पहली बार हो रहा है कि किसान को अपना सामान 2 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है, पर जो कंज्यूमर है, आम आदमी है, मध्यम वर्ग है, उस तक जो वो सामान पहुंचता है वो इतना महंगा होकर पहुंचता है कि वो खरीद पाना ही मुश्किल हो जाता है। आज स्थिति ये है कि यही टमाटर 8 से 10 रुपए किलो किसान से खरीद लिया गया और उसकी जमाखोरी की गई, जबकि जमाखोरी का कानून है जो कि 3 काले कानून में सरकार उसको खत्म करना चाहती थी, कि जमाखोरी के कानून को ही वो पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती थी, परंतु हमने कहीं ना कहीं उसको आंदोलन के तहत हमने उसको रोका। उसके बाद जमाखोरी के कानून होने के बाद भी सरकार विफल है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्रों के साथ मिलके इस महंगाई को जनता के ऊपर लादने का काम कर रही है। ये पूरी प्रायोजित महंगाई है। अगर सरकार इंटरफेयर करे तो ये पूरी तरीके से महंगाई तुरंत खत्म हो जाएगी, पर सरकार खुद चाहती है अपने चंद लोगों को, चंद अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने देश की जनता को कुचलने का काम किया है। सर, 2024 लोकसभा चुनाव की अगर जो बात की जाए तो लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में उतरी हुई हैं। बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने अभियान चला रही है। विपक्षी एका की एक बात हो रही थी, एक मीटिंग पटना में हो चुकी है, दूसरी बेंगलोर में जो प्रस्तावित है, क्या लग रहा है आरएलडी उसमें शामिल होगी? और दूसरी बात ये कि विपक्षी एका क्या बन पाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज ज़रूरत है विपक्षी एकता की, आज ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों से जनता को गुमराह करने में कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाती है। जैसे अभी आपने शुरुआत की थी यूसीसी के कानून से, कि बिना ड्राफ्ट के आपने देश के अंदर एक ऐसी अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, ऐसा कन्फ्यूजन का माहौल पैदा कर दिया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर है चुनाव को मैनेज करने में, जबकि आज तक देश में कभी भी चुनाव मैनेज नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक सशक्त गठबंधन की जरूरत है, एक ऐसे विपक्ष की जरूरत है जिस पे जनता विश्वास कर सके और जनता एकजुट होकर वोट कर सके। नीतीश कुमार जी एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, जिसकी पहली बैठक हो चुकी है, सफल बैठक हुई थी वो, और दूसरी बैठक बेंगलोर में होने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल के माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। वो खुद बेंगलोर जा रहे हैं 17 तारीख को, और उस बैठक का राष्ट्रीय लोकदल हिस्सा है। देखा जाए तो जिस हिसाब से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदला हुआ है, उसके बाद से राहुल गांधी को भी गुजरात हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला हुआ है, यानी उनकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त है, उनके ऊपर आरोप हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो ये गठबंधन होने वाला था, विपक्षी एका होने वाली थी, इसको झटका लगा हुआ है?
देखिए, विपक्षी एकता को तो झटका नहीं लगा, पर जनता को जरूर झटका लगा है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देश के अंदर जहां पे आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वहां पे अगर आपके बयानों के ऊपर आपको सजा होके और आपकी संसद की मान्यता अगर आपकी छीन ली जाए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का भी फेल्योर है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि स्वच्छ लोकतंत्र को मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। पर आज अगर विपक्ष के एक बड़े नेता को इस तरीके से आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आप उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि राहुल जी कहीं से भी डरने वाले हैं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज़ भी शायद लेके आ रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष अगर डर जाएगा या विपक्ष अगर कमज़ोर हो जाएगा, तो जनता की रक्षा कौन करेगा? एक सवाल सर, राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि विकास के नाम पे हो सकता है कि आरएलडी भी भाजपा के साथ जुड़ जाए। क्या भाजपा की तरफ से कोई ऑफर मिलता है आरएलडी को, तो क्या गठबंधन संभव है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो 2014 से राष्ट्रीय लोकदल के पास ऑफर है। राष्ट्रीय लोकदल 2007 से विपक्ष में प्रदेश के अंदर है और 2014 से केंद्र के अंदर विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी तो अमित शाह जी स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश की गलियों में घूम रहे थे और ढूंढ रहे थे कि माननीय जयंत चौधरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमसे बात कर लें। तो ये सब ऑफर तो चलते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो किसान विरोधी उनकी एक इमेज है, आज उन्होंने अपने मंत्री को, टेनी को संरक्षण देने का काम दे रखा है। आप बताइए, 4 किसानों को उनके बेटे ने कुचल दिया, तो आप किसानों को कुचल के मार दोगे, उसके बाद आप इस तरीके से किसान विरोधी आप गतिविधियों में लिप्त रहोगे। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, उसको आप एमएसपी दोगे नहीं, तो आप कैसे राष्ट्रीय लोकदल की परिकल्पना कर सकते हैं कि वो आपके साथ गठबंधन में आ जाएगा? तो ये मुझे लगता है पूरी तरीके से बेमानी है। एक आखिरी सवाल, 2024 में कितनी सीटों पे आरएलडी लड़ेगी? राष्ट्रीय लोकदल एक परिपक्व गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि जो नीतीश कुमार जी द्वारा एक गठबंधन बनाया जा रहा है, उसका राष्ट्रीय लोकदल हिस्सा होगा। अभी सीटों की कोई बातचीत नहीं है। हाँ, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़े। तो ये थे रोहित अग्रवाल जी, जिनका कहना था कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दर्जन सीटों पे चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।